Good evening everyone. This is Surya Prakash, Senior Lecturer of Zoology. लास्ट टाइम हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर स्टार्ट किया था फाइलम पॉरीफेरा। और फाइलम पॉरीफेरा में जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि लास्ट टाइम हमने यहाँ पर बहुत सारे इसके करेक्टर्स किए थे जो प्रीलिमिनरी करेक्टर्स होते हैं, और हमने ख़त्म यहाँ किया था बॉडी लेयर्स पे। और हमने कहा था कि बॉडी लेयर्स दो हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आउटर पिनेकोडर्म और इनर क्वानोडर्म और सेंट्रल मीजोहाइल लेयर। पिनेकोडर्म का जहाँ तक सवाल है, इसके पास दो तरह के सेल्स हैं, एक पिनेकोसाइट सेल्स है और दूसरे पोरोसाइट सेल्स है। इसी तरह अगर हम क्वानोडर्म की बात करते हैं तो क्वानोडर्म में आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ मैंने लिख रखा है, लास्ट टाइम हमका ही ये लेक्चर है कि फ्लैजिलेटेड कॉलर लाइक सेल्स होते हैं विच आर नोन एज क्वानोसाइट सेल्स। उन्हें क्वानोसाइट सेल्स कहा जाता है। और सेंट्रल जो मीजोहाइल लेयर है, जो यहाँ एक ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रही है, जो बनती भी बेसिकली इन दोनों की वजह से ही है। अगर ये दो लेयर्स ना हो तो ये स्पेस नहीं बनेगी। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इफ दीज लेयर्स आर नॉट प्रेजेंट, देयर वुड नॉट बीन दिस लेयर। ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ये दोनों लेयर्स नहीं बनेंगे तो इसीलिए अगर देखा जाए तो मीजोहाइल कैसे सक्रीट होती है, ये क्वानोडर्म और पिनेकोडर्म दोनों लेयर्स की वजह से बनती है। और इस मीजोहाइल लेयर में क्या होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एमीबोसाइट्स होते हैं, यानी डिस्टॉर्टेड सेल्स जिनकी कोई सिमेट्री नहीं है। तो आज हम बात करते हैं इसके अंदर, इसका एक स्ट्रक्चर लेते हैं, एक पार्ट लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये बॉडी लेयर्स में कौन कौन से सेल्स होते हैं, और इसमें बहुत सारे जो आपके एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। चलिए तो अब लेट अस स्टार्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द बॉडी लेयर्स। और बॉडी लेयर्स में सबसे पहले हम ले लेते हैं आउटर लेयर को लेते हैं, और आउटर लेयर हमारी है वो है पिनेकोडर्म। और पिनेकोडर्म में चलिए मैं मिटा ही देता हूं और हम एक फ्रेश डायग्राम बनाते हैं, और ये देखते हैं कि आज लेक्चर लंबा हो सकता है। लंबे तो होंगे, मेरे लेक्चर कभी भी छोटे नहीं होते हैं। हालांकि ऑनलाइन लेक्चर में ये होता है कि अगर छोटे लेक्चर्स हों तो माना जाता है कि अच्छे होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता रहता हूँ कि छोटा बने, लेकिन छोटा बन नहीं पाता क्योंकि बातें ही इतनी कहने वाली होती हैं। अब हम बात करते हैं, लेट अस स्टार्ट विद, हम सेल टाइप्स की बात करते हैं। सेल टाइप्स इन पॉरीफेरल्स, हम इनकी बात करेंगे क्योंकि हम नीट का पार्ट भी ले रहे हैं, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम डिटेल में सारी चीजें लेंगे तो हमें ज्यादा समझ आएगी। देखिए, हमने जैसे लास्ट टाइम एक डायग्राम ड्रॉ की थी। अगर हम इस पार्ट को यहाँ ले लेते हैं, एक स्ट्रक्चर यहाँ ले लेते हैं जिसकी आउटर लेयर ये हम बना रहे हैं पिनेकोडर्म। मैं एक छोटी डायग्राम ही बनाऊंगा क्योंकि स्पेस की कमी होने की वजह से, और ये आउटर लेयर बन रही है। और इसी तरह से इसकी इनर लेयर भी हम बना देते हैं जो क्वानोडर्म है। ये जो ब्लू में आपको दिखाई दे रही है, लुक हियर, बहुत ही साफ सुथरी। और ये देखिए कि बायोलॉजी के स्टूडेंट की जो डायग्राम है ना, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, वो विजिबिलिटी। अब बात वो है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कहने की बात है कि विजिबिलिटी ये होनी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हम बना क्या रहे हैं, क्योंकि हमने एकेडमिक पार्ट भी लेना है। और एकेडमिक पे ये जानते हैं आप कि अगर आपकी डायग्राम अच्छी नहीं ना होगी तो ये याद रखिए कि मार्क्स आपके बहुत वहाँ से कट सकते हैं। तो थोड़ा सा हमें यहाँ भी ध्यान देना है। अब जैसा कि हम यहाँ ड्रॉ कर चुके हैं, ये हमारी आउटर पिनेकोडर्म है, और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि इनर जो है वो कौन सी है। द इनर वन इज, मैं इस साइड कर देता हूं, इनर वन इज क्वानोडर्म। ये दो लेयर्स हैं।
अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर ले लेते हैं ताकि हमें समझ आए कि बेसिकली हो क्या रहा है। अब देखिए सबसे पहले लेट अस सी कि इसके अंदर है क्या, कौन सी लेयर्स है। अगर आप यहाँ बाहर की साइड देखें तो ये पिनेकोडर्म सेल्स होते हैं। पिनेकोडर्म सेल्स फ्लैट होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं, और इनका अगर आप सेंट्रल पार्ट देखोगे ना तो ये बल्जिंग सा है। आप देख रहे हो ये बल्जिंग सा पार्ट बन रहा है। इसी तरह से ये देखिए एक और मैं बना देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये क्या चीज बना रहे हैं। इसी तरह से अब देखिए कि ये पिनेकोडर्म सेल्स है। हम पिनेकोडर्म सेल्स को पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि बेसिकली ये है क्या। देखो जब हम ये इन सेल्स की बात करते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं पिनेकोडर्म लेयर के फर्स्ट सेल्स ले लेते हैं, पिनेकोसाइट्स। ये आपको दिख रहे हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, पिनेकोसाइट्स है। नाउ ये चलिए लेबल भी कर देते हैं, वो भी ठीक रहेगा। पिनेकोसाइट्स। अब देखो ये सेल्स कैसे दिखाई दे रहे हैं, फ्लैट है, पॉलीगोनल होते हैं। मैं आगे एक स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा जहां आपको ये शो हो जाएगा कि ये पॉलीगोनल है, ये बेसिकली। और अगर आप इसका सेंट्रल पार्ट देखें तो ये बल्जिंग होता है। अब इन सेल्स की एक ही प्रॉपर्टी है, ये सेल्स क्या शो करते हैं, दीज सेल्स शो कंट्रैक्टिबिलिटी। याद रखिए, बात उतनी ही करेंगे जितना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी शो करते हैं, यानी थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन होती है, थोड़ी सी सेंसेशन होती है, क्योंकि जब वाटर करंट आएगा तो फिल्टर फीडिंग है तो कुछ ना कुछ तो ये करते ही हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। अब ये सेल्स जब हम आगे चलते हैं तो दूसरे सेल्स यहाँ क्या होते हैं, सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स जो पिनेकोडर्म लेयर में ही होते हैं, दे आर द मॉडिफाइड, बेसिकली दे आर द मॉडिफाइड पिनेकोसाइट सेल्स। अब वो मॉडिफाइड पिनेकोसाइट सेल्स कैसे हैं, देखिए ये अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको इस तरह से सेल्स दिखाई देंगे। देखिए ये मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर एक, देखिए ये ड्रॉ अनदर सेल्स जो यहाँ इस लेयर में होते हैं। तो ये सेल्स क्या है, दीज सेल्स आर पोरोसाइट सेल्स। ये जो ब्लू में मार्किंग की है मैंने, ये पोरोसाइट सेल, पूरा पोरोसाइट सेल है। और इसका एक न्यूक्लियस भी बना देते हैं हम, एक न्यूक्लियस भी बना देते हैं ताकि और ज़्यादा क्लियरेंस हो जाए। और इसके बीच में ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये इसकी कैविटी है, स्पेस है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑस्टियम। हमने यहाँ बात की थी कि ये जो स्पेसेस हैं, ये स्पेसेस क्या है, दीज स्पेसेस आर जहाँ से पानी अंदर जाता है, दीज आर ऑस्टियम और ऑस्टिया, बहुत सारे हैं। तो ये जो आपको ग्रीन में दिखाई दे रहा है, ये स्पेस क्या है, दिस वन इज ऑस्टियम। और ये पूरे का पूरा जो सेल बन रहा है वो क्या है, दिस होल स्ट्रक्चर इज पोरोसाइट सेल। और इसी पोरोसाइट सेल में क्या है, आपको ऑस्टियम मिलेगा। तो यहां ये सेल, और इसका काम क्या है, वाटर करंट, दीज आर इनहेलेंट पोर्स। हमने पिछले लेक्चर में ही कहा था, यहां से पानी अंदर जाता है। अब आगे चलते हैं। जब हम इसको एक पॉइंट में हम जरूर लिखना चाहें, लिख देंगे ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे, पोरोसाइट। तो हमने पोरोसाइट पे क्या कहा, हमने कहा दे पोजेस ए स्पेस नोन एज ऑस्टियम। और इनका काम क्या है, वही नाम जानते हैं हम, दे आर द मॉडिफाइड पिनेकोसाइट सेल्स। थोड़ा सा अलग सा काम है इनका। अब चलते हैं आगे। आगे भी इसी तरह से लेयर्स होती हैं। ये आगे लेयर चल रही है, ये देखिए बल्जिंग पार्ट। फिर आगे चले जाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूं कि अलग अलग डायग्रामेटिक रूप क्या है इसके। और अगर आप यहाँ देखो ना,
तो यहाँ आपको कई जगह इस तरह से ये जो पोरोसाइट सेल्स है वो इस तरह से भी दिखेंगे। ये बेसिकली क्या है, इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है। अगर आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं सिंपली, जरूरी नहीं है कि ये ड्रॉ करना, आप सीधे इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए। तो यहाँ भी ये भी क्या है, ये भी ऑस्टियम है, वही पोरोसाइट सेल्स है, सिंपल ऑस्टियम है। इसके बीच में ये स्पेस नजर आ रही है और पानी यहाँ से अंदर जाएगा। आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन सेम रहेगी, एक्सप्लेनेशन सेम रहेगी। अब हम आगे चलते हैं। जो मैं बात कह रहा था कि ये पॉलीगोनल जैसे दिखाई देते हैं, ये कैसे दिखाई देते हैं? अगर हम आगे चले ना तो सिंपल देखिए, ये यहाँ से मान लेते हैं, ये यहाँ से खत्म होता है, तो यहाँ पर क्या है कि ये थोड़े इस तरह से फ्लैट दिखाई देते हैं, फ्लैट इस तरह से भी होते हैं। तो आप देखो तीनों वर्जन, मैंने आपको हर एक वर्जन बता दिया है कि बेसिकली ये इसकी आउटर लेयर बन जाती है, ये इसकी क्या है, आउटर लेयर बन जाती है। अब इसके बाद हम चलते हैं, हम चले जाते हैं अब अंदर वाली लेयर पे। और अंदर वाली लेयर कौन सी है, अभी हमने बात की थी, वो थी क्वानोडर्म। अब क्वानोडर्म की बात करते हैं। देखो जब हम क्वानोडर्म कहते हैं तो ये अंदर वाली लेयर है, इसमें एक ही तरह के सेल्स हैं, और वो सेल्स क्या है, वो सेल्स है क्वानोसाइट सेल्स। और क्वानोसाइट सेल्स कैसे होते हैं, चलिए लेट अस सी। क्वानोडर्म लेयर क्या है, तो बड़े आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी हमने कि हमें लेक्चर जल्दी खत्म करना है। इट मे टेक 1 आवर, इट मे टेक 1 आवर। तो क्वानोडर्म में आपको जो अंदर वाली लेयर है, इनर लेयर है, उसमें हमें क्या दिखाई देता है, एक तरह के सेल्स जिन्हें हम क्या कहते हैं, दो सेल्स आर क्वानोसाइट सेल्स, क्वानोसाइट सेल्स। और ये क्वानोसाइट सेल्स कैसे होते हैं, दीज आर ओवल सेल्स, ओवल सेल्स है। इनके पास एक ट्रांसपेरेंट कॉलर सेल होता है, कॉलर सेल भी होता है, हैविंग ए लॉन्ग फ्लैजिला, having a long flagella। तो ये भी ध्यान देना। अब लेट अस सी कि डायग्रामेटिकली हमें कैसा दिखाई देता है। देखिए जब हम इसकी बात करते हैं ना कॉलर की, तो देखिए ये किस तरह से है, ओवल सेल्स है। ये यहाँ एक इस तरह से सेल बनते हैं, ओवल सेल्स। और यहाँ पर क्या है, विल सी ए कॉलर। ये जो ऊपर कलर, मैं इसको दूसरे कलर में बनाता हूँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा ताकि आपको विजिबिलिटी अच्छी रहे। रेड ले लेते हैं, ये हमारा कॉलर हो गया। ये जो ऊपर आता है ट्रांसपेरेंट होता है, ये यहाँ इसके नीचे इधर न्यूक्लियस है, इसके ऊपर बेसल बॉडीज होती हैं, यहाँ ले लेते हैं बेसल बॉडी होती है। और अल्टीमेटली यहाँ से क्या निकलता है, आप देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, एक लॉन्ग फ्लैजिला। तो आप देखिए कॉलर लाइक सेल्स। तो ये जो क्वानोसाइट्स है ये इस तरह से स्ट्रक्चर में होते हैं। इसी तरह है, अब हमने बनाना है तो बार बार हम ये चीज़ें नहीं बनाएंगे। आपको एकेडमिक्स में कैसे बनाना है, सिंपली you have to draw this oval cell, then draw this collar। इस तरह से कॉलर बनाया, और सिंपली आप क्या कीजिए, you draw this। हम सीधा इस तरह से भी ले सकते हैं। तो अब हम 2-3 और बना लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं, और चलिए आपको एक पता लग जाएगा कि बेसिकली ये किस तरह से दिखाई देते हैं। तो देखिए ये हमारे कॉलर्स आगे चल रहा है, और ये यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। याद रखिए कि ये जो जहाँ से पोरोसाइट्स होते हैं इसके आगे कॉलर सेल्स नहीं होते हैं। यहाँ पर एक और बनाता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा गैप होता है, और फिर ये नीचे से शुरू होता है इस तरह से।
तो ये भी ध्यान रखना है जब हम डायग्राम बना रहे हैं। तो एक जो मैंने सीखा है अपने टीचर से, उसने हमें हमें सर हमेशा बोलते थे कि हमेशा डायग्रामेटिक जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है ना वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो आपकी बेटर होनी चाहिए, क्योंकि आपने एकेडमिक्स देना है और आपकी डायग्राम आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए। अगर हम साथ साथ ड्रॉ करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो आप देखिए इस तरह से आपने ये दोनों लेयर्स बनानी है। तो आप देखिए बाहर वाली ये पिनेकोडर्म बन गई और अंदर वाली ये लेयर कौन सी बन रही है, कॉनोडर्म बन रही है। अब इन दोनों के बीच में आप देखो स्पेस आ रही है, दोनों के बीच में स्पेस आ रही है, और ये स्पेस क्या है, वी नो दिस स्पेस इज कौन सी है भाई, मीजोहाइल। ये मीजोहाइल स्पेस है। अब इसी मीजोहाइल स्पेस पे जैसे कि मैंने कहा कि यहां पर बहुत सारे सेल्स होते हैं, और वो सेल्स कौन से हैं, वो सेल्स उनकी कोई शेप नहीं है, एमीबोसाइट्स पड़े हैं इस तरह से, बहुत तरह के एमीबोसाइट्स पड़े हैं। और इसी यहां पर इसी लेयर में आपको क्या दिखाई देंगे, इस तरह के कुछ प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स, दीज आर द स्पिक्यूल्स। ये स्पिक्यूल्स किसी तरह के भी हो सकते हैं, पूरी लेयर में होंगे, देखिएगा स्पिक्यूल्स होंगे तो हम इसको भी लेबल कर देते हैं, दीज आर स्पिक्यूल्स। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि अंदर वाली, बाहर वाली लेयर और मिडल लेयर। अब देखो ये जो एमीबोसाइट्स है, अब हम इनकी बात करते हैं कि एमीबोसाइट्स अगर यहाँ पड़े हैं। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया कि फंक्शन ऑफ कॉनोसाइट सेल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके 3 फंक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है। वो 3 फंक्शन क्या है, चलिए हम लिख लेते हैं कि फंक्शंस क्या हैं, एक हेडिंग डाल लेते हैं फंक्शंस। देखो फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन फ्लो ऑफ वाटर करंट। जो पानी आता है उसका फ्लो भी तो बनाना है ताकि वो आगे मूव कर सके, फ्लो ऑफ वाटर करंट। देयर इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्स सेल्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्स सेल्स। और तीसरी चीज यहां क्या है, इट इज द सिक्रीशन ऑफ, जैसे कि मैंने कहा था, मीजोहाइल, सिक्रीशन ऑफ मीजोहाइल। तो ये 3 जो फंक्शंस है ना, ये आपको याद रखने हैं, जिसमें ये पहला फंक्शन जो है ना मैंने यहां लिखा फ्लो ऑफ वाटर करंट, फ्लो ऑफ वाटर करंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये कॉनोसाइट का फंक्शन आता है। हालांकि ये, हाँ, एक और फंक्शन अगर देखा जाए तो बड़े फंक्शन है इसके, इंजेक्शन ऑफ फूड, फूड की इंजेक्शन, और उसको किसी हद तक ये डाइजेशन भी करता है, पार्शियल डाइजेशन करता है और आगे भेजता है सेल्स के पास। तो ये जो 4 अगर आप फंक्शन देखें तो इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं, अगर हमें आ जाते हैं तो अच्छी बात है। अब हम चलते हैं कि ये जो एमीबोसाइट्स है ये क्या है, एमीबोसाइट्स कैसे हैं। तो लेट अस इरेज दिस और इन डिफरेंट एमीबोसाइट्स की बात करते हैं। देखो एमीबोसाइट्स सेल्स जो है, दे हैव नो सिमेट्री प्रेजेंट इन द मीजोहाइल लेयर, जैसा कि यहां दिखाई दे रहा है आपको, मीजोहाइल लेयर में है। और कौन कौन से सेल्स हैं, दे आर ऑफ सेवरल टाइप्स, दे आर ऑफ सेवरल टाइप्स। अब वो एमीबोसाइट सेल्स जो है वो कौन कौन सी टाइप्स के हैं, चलिए हम देख लेते हैं। सो एमीबोसाइट्स, अब एमीबोसाइट्स कौन से, पहला जो एमीबोसाइट आता है दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टोटीपोटेंट सेल which is known as archaeocytes, archaeocytes। और ये आर्कियोसाइट्स अगर आपको याद हो तो हमने एक हम एक्सटर्नल बडिंग पढ़ते हैं जिसमें एक स्ट्रक्चर आता है जेम्यूल, तो उसके अंदर भी पड़े होते हैं, उस इंटरनल बड के अंदर सेल होते हैं, और ये शायद मैंने बेसिक्स में भी क्लियर किया है। सो आर्कियोसाइट सेल्स क्या होते हैं, दीज आर बेसिकली एमीबोसाइट सेल्स हैविंग सीडोपोडिया, ये तो होगा ही होगा उसमें,
सीडोपोडिया तो होगा ही होगा, तो बार बार लिखने की तो जरूरत नहीं है, अमीबोसाइट सेल्स है तो सीडोपोडिया होगा। लेकिन these cells, जो इनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है वो है these cells are totipotent cells. These cells are totipotent cells. यानी ये सेल्स जब भी जरूरत होगी किसी भी तरह के सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है। तो टोटिपोटेंट सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां भी जरूरत होती है वो उस तरह के सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वैसे सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं जो चाहिए। सो दीज आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, और ये सेल्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं। वो क्या काम करते हैं देखिए। दे फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट गैमीट्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, गैमीट्स बनाते हैं। और इसका मतलब एक और इनका फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, वो है गैमीट्स तो बनाते हैं, इसके साथ साथ रीजनरेशन, ये भी इनका काम है, रीजनरेशन ऑफ सेल्स। मैंने कहा ना कि जो भी जरूरत होगी उस तरह के सेल्स की ये रीजनरेशन करेंगे, फॉर्म करेंगे। तो आर्कियोसाइट्स ऐसे होते हैं। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है कि हमें हर एक का स्ट्रक्चर इसी तरह से अमीबा की तरह ही आएगा, किसी का लंबा सीडोपोडिया है, किसी का छोटा है, तो ये मैटर नहीं करता। हमें इसका एक छोटा छोटा फंक्शन याद रखना है। देखिए दूसरे जो सेल्स हैं आर्कियोसाइट के बाद आते हैं ट्रोफोसाइट्स। देखिए ट्रोफोसाइट सेल्स भी इसी तरह के हैं, एमीबोसाइट्स है, और इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है डाइजेशन, डाइजेशन करना। किसकी डाइजेशन करना? डाइजेशन ऑफ फूड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम, कहां से आया है वो? ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम these very important cells which are choanocyte cells. choanocyte cells क्या करते हैं? पार्शियल डाइजेस्टेड फूड जो है वो आगे भेजते हैं, और जब वो भेजते हैं तो वो किसके पास आता है? these trophocyte cells के पास। ये उसकी डाइजेशन करते हैं, कंप्लीट डाइजेशन करके उसको जो भी डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पॉरीफेरल्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्पॉन्जियस सेल्स में भेज देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डाइजेशन भी करते हैं किसकी? फूड की, एंड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द क्वानोसाइट्स, क्वानोसाइट से जो फूड आता है, एंड ट्रांसपोर्ट, हम ऐसा लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट द सेम और डाइजेस्टेड फूड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं ट्रोफोसाइट सेल्स। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, एक एक फंक्शन ही इसका करना है, कोई ज्यादा चीज नहीं करनी है। तीसरे तरह के जो यहां पर सेल्स आते हैं एमीबोसाइट्स, वो कौन से हैं? दोज आर थीसोसाइट्स। क्योंकि देखिए थीसोसाइट्स क्या करेंगे? थीसोसाइट्स का सिर्फ एक ही काम है, थीसोसाइट्स का सिर्फ एक ही काम है, और वो है स्टोरेज ऑफ फूड। थीसोसाइट्स, इनका क्या काम है? स्टोरेज ऑफ फूड। तो ध्यान रखिए भाई, ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए, पॉइंट्स नोट कर लीजिए, ये बड़े कम मिलेंगे। स्टोरेज ऑफ फूड इनका काम है। थीसोसाइट्स के बाद आपके आते हैं अनदर फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स, और फेगोसाइट्स को तो हम जानते ही हैं कि जितना भी कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा उसको खत्म करेंगे, उसकी ईटिंग, सेल ईटिंग होती है, फॉरेन पार्टिकल्स की ईटिंग होगी, और जो भी बॉडी के अंदर डीजनरेटेड सेल्स है उनको रिमूव किया जाएगा। यानी अल्टीमेटली क्या किया जाएगा? बॉडी को क्लीन रखा जाता है। अगर एक लफ्ज में कहूं तो क्लीन रखा जाता है। तो फेगोसाइट का क्या काम है? फेगोसाइट का काम है हम कहेंगे रिमूव फॉरेन पार्टिकल्स
फॉरेन पार्टिकल्स, और दूसरा क्या होगा, एंड degenerated part of the sponge body। तो ये भी काम करते हैं, डिजेनरेटेड पार्ट को भी रिमूव किया जाता है। अब इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट, जो फेगोसाइट के बाद आ जाते हैं, दे आर क्रोमोसाइट सेल्स। मैं ये मिटा ही देता हूं क्योंकि जगह कम पड़ रही है, और आई होप आपने डायग्राम को अच्छी तरह से समझा होगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा, क्रोमोसाइट सेल्स। अब क्रोमोसाइट सेल्स क्या है? सिंपल सेल्स हैं जो क्या काम करते हैं, दे बेसिकली फॉर्म पिगमेंट ऑफ द स्पॉन्जेस। दे फॉर्म पिगमेंट। अब वो पिगमेंट कौन सा है? पिगमेंट है क्योंकि स्पॉन्जेस जो है बड़े कलरफुल होते हैं, बड़े ब्यूटीफुल होते हैं, दिखाई देते हैं। अगर आप देखें तो ये सारे स्पॉन्जेस मैरीन इन्वायरमेंट में बहुत ही खूबसूरत। आप देखिए जो डाइवर्स होते हैं, जब वो सी के अंदर जाते हैं, वहाँ वो क्या देखते हैं, वहाँ वो बेसिकली बहुत ही कलरफुल स्पॉन्जेस दिखाई देती हैं। और वो जो कलर होता है ना, वो किसकी वजह से आता है? वो इन सेल्स की वजह से आता है, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्रोमोसाइट्स। और ये क्रोमोसाइट्स क्या है? दे बेसिकली फॉर्म पिगमेंट्स and give color to the sponge, क्लियर है? तो ये याद रखना है हमने। अब इसके बाद क्रोमोसाइट के बाद आ जाते हैं हमारे स्क्लेरोब्लास्ट्स। देखिए कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यहाँ से, हालांकि हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, और मेरी ये कोशिश है कि कोई चीज़, जिसको कहते हैं ना कि कोई चीज़ बचे ना, ऐसा ना हो कि हम पढ़ भी रहे हैं और कोई चीज़, क्योंकि हमें नहीं पता वहाँ क्या आएगा। कहते हैं क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पर कुछ भी हो सकता है, तो हमें कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। जो पढ़ने वाली चीज़ें वो पढ़ेंगे, जो छोड़ने वाली चीज़ें जरूर छोड़ेंगे। स्क्लेरोब्लास्ट काम क्या है इसका? स्पिक्यूल फॉर्मेशन। सिंपल, ये याद रखना बहुत जरूरी है। एमीबोसाइट तो है, स्पिक्यूल फॉर्मेशन वो कैलकेरियस भी हो सकते हैं और सिलिकस भी हो सकते हैं। देन स्क्लेरोब्लास्ट के बाद आ जाते हैं हमारे स्पॉन्जियोब्लास्ट। ये भी सेल्स हैं। तो स्पॉन्जियोब्लास्ट क्या है? स्पॉन्जियोब्लास्ट जो सेल्स होते हैं, दे बेसिकली फॉर्म स्पॉन्जिन फाइबर्स। स्पॉन्जिन फाइबर्स जो बेसिकली हमारा, अगर देखा जाए तो स्पॉन्जेस के स्केलेटल सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं, यानी बॉडी को शेप देते हैं, साइज देते हैं, और थोड़ा सा दे लुक फर्म। देन स्पॉन्जियोब्लास्ट के बाद आ जाते हैं कॉलेनसाइट्स। देखिए कॉलेनसाइट्स क्या है? दे सेक्रीट कोलेजन प्रोटीन, टफनेस। सो कोलेजन इन स्पॉन्जेस, तो टफनेस जो है वो भी इनको मिलती है। और फाइनली अगर देखा जाए, अब आ गए हमारे ग्लैंड सेल्स। तो ग्लैंड सेल्स की बात की जाए तो ग्लैंड सेल्स क्या है? दे कीप द बॉडी मॉइस्ट बाय सिक्रीटिंग म्यूकस सिक्रीशन की जाती है। तो देखिए ये हमारे क्या है, अगर देखा जाए तो ये सारे सेल्स उस मीजोफाइल लेयर में प्रेजेंट होते हैं। हर एक का अपना फंक्शन है, और आप देखिए इसीलिए सेलुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो लास्ट लेक्चर पार्ट 1 में हमें कहा है। आज हम कंप्लीट करेंगे इसको, चाहे जितना मर्जी लंबा हो जाए। सो ये देखिए, ये हमारा सारे के सारे सेल्स हैं। अब हम बात करते हैं इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की, और जल्दी से खत्म करेंगे, अब शायद टाइम नहीं लगेगा। अब हम सबसे पहले लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो इतना तो हम जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम इनका सिंपल ही होगा, कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई ऑर्गन सिस्टम इस तरह का स्ट्रक्चर तो हमने कहीं पढ़ा नहीं अभी तक, ऐसी तो बात नहीं है। तो
सबसे पहले हम लेते हैं इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? वो है इंट्रासेलुलर। डाइजेशन जो है इसमें कैसी होती है? डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, विद इन द सेल। सेल के अंदर ही डाइजेशन होती है, सेल के बाहर नहीं। जैसे हम ह्यूमंस में या मैमल्स में क्या होता है, सेल के बाहर डाइजेशन हो रही है। तो सिंपल सा याद रखिए, आगे ये बहुत सारी बार बार आएगा तो बार बार हम बोलेंगे। तो इंट्रा, और इसको हर वक्त हम रिपीट और थोड़ा थोड़ा एलेबोरेट करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमें ये समझने की, इंट्रा मीन्स विद इन द सेल डाइजेशन है। और ये भी पता है हमें कि ये इनकम्प्लीट डाइजेशन है, ये तो हम जानते हैं। इनकम्प्लीट का मतलब क्या है कि देयर इज ओनली वन ओपनिंग। उसके बाद इनका न्यूट्रिशन कैसा है? दे आर फिल्टर फीडर्स। फिल्टर फीडर्स का क्या मतलब है कि पानी के करंट के साथ ही द फूड इज कैप्चर्ड। वो जो ऑस्टिया है उसी के थ्रू जाते हैं ये, और जब जाते हैं तो अंदर फूड को फिल्टर कर लिया जाता है। और कौन करता है? कॉनोसाइट सेल्स। उनका काम है एक तो फ्लो ऑफ वाटर करंट बनाते हैं, फिल्टर फीडिंग का काम करते हैं, और फिर डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमने याद रखना है, कॉनोसाइट सेल्स यहाँ बड़े इंपॉर्टेंट काम करते हैं। इसके बाद हमारे आ जाता है, अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन कैसा है यहाँ? देखो, रेस्पिरेशन इज एरोबिक। पहली चीज तो ये समझो, एरोबिक है। क्लियर? कोई ऑर्गन नहीं है तो सिंपल आप याद रखिए, हम यहां कहेंगे जनरल सरफेस ऑफ द बॉडी। जनरल सरफेस ऑफ द बॉडी से रेस्पिरेशन होगी, ऑस्टियम के थ्रू ही होगी। ऑस्टियम और ऑस्क्यूलम ही काम करेंगे, अंडरस्टूड। उन्हीं पोर्स के थ्रू वाटर जाएगा तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी, और ऑस्क्यूलम से जब बाहर निकलेगा पानी तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी निकल जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया काम होता है, जनरल सरफेस ऑफ द बॉडी से ऐसा चलता है। देन एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन कैसे होती है, एक्सक्रीशन को भी समझा जाए। देखो, एक्सक्रीशन के लिए हमारे पास क्या है? देयर इज, कैसी है एक्सक्रीशन? अमोनियोटैलिक। अमोनियोटैलिक है। अमोनियोटैलिक का मतलब क्या है? दे सेक्रीट अमोनिया, और नेचुरली अमोनिया ही करेंगे। और हम जानते हैं कि अमोनिया जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्रीट करते हैं, मोस्टली उनमें क्या है, वो पानी में रहते हैं, क्योंकि इसको पानी बड़ा चाहिए। इसको सेक्रीट करने के लिए पानी बड़ा चाहिए, हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। सो अमोनियोटैलिक है, और इसके साथ साथ इनकी जो एक्सक्रीशन है वो भी कैसे होती है? सेम यही। अगर आप ऐसा लिख तो कोई मार्क्स नहीं काट सकता, जनरल सरफेस ऑफ द बॉडी। बाकी कहानियां हम बहुत से लिख सकते हैं, जनरल सरफेस ऑफ द बॉडी। देन एक्सक्रीशन के बाद आ जाता है हमारा सर्कुलेशन। और सर्कुलेशन में कौन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? कॉनोसाइट सेल्स नेचुरली सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं, और ट्रोपोसाइट सेल्स वो भी थोड़ा बहुत सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि नेचुरली आप देखिए ये दोनों सेल्स क्या कर रहे हैं। कॉनोसाइट्स बेसिकली जब खाना फिल्टर फीडिंग के थ्रू उसके पास जाता है, पार्शियल डाइजेशन करके किसको दे रहा है? वो ट्रोफोसाइट्स को दे रहा है, और ट्रोफोसाइट्स उसकी फुली डाइजेशन करके बाकी पार्ट्स में भेज रहे हैं। तो सर्कुलेशन में कौन से काम करते हुए? देखो, कॉनोसाइट सेल्स। तो कॉनोसाइट एंड ट्रोफोसाइट ये दोनों हेल्प करते हैं सर्कुलेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल्स करते हैं कि नहीं? समझो, यहां ब्लड तो है नहीं, तो सर्कुलेशन तो इन्हीं की करनी है। तो देयर इज नो हार्ट, नथिंग एल्स। सो इवन सो अंडरस्टूड माय पॉइंट। सो कई बुक्स में ऐसा भी, कई बार हमें भी ऐसा पढ़ाया गया, देयर इज नो सर्कुलेशन, पर ऐसा नहीं होता। सर्कुलेशन होती है, मटेरियल्स की होती है, अंदर तो होगी। देन उसके बाद आ जाता है हमारा नर्वस सिस्टम। चलिए नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो क्या अभी तक हमने कोई ऐसी बात की कि इनके पास सेंसरी नर्व्स हैं, कोई
PNS, CNS है, ANS है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सो एब्सेंट, सिंपल आप ऐसा भी लिख देंगे तो एनफ है। हालांकि अगर देखा जाए तो इसके पास पिनेकोसाइट सेल्स होते हैं जो थोड़े, और मायोसाइट सेल्स होते हैं जो थोड़े से कंट्रैक्टिबिलिटी शो करते हैं। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि भाई ठीक है, सेंसरी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए नो सेंसरी स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, नो नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट। चलिए फिर भी पॉइंट लिख देते हैं कि जो मायोसाइट्स है, मायोसाइट्स एंड पिनेकोसाइट्स, ये हम लिख सकते हैं। अच्छा पॉइंट है ये, शो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, वो शो करते हैं। तो पॉइंट अच्छा है, हम अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, हम अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं इनको। देन कम्स लास्ट पॉइंट, सेकेंड लास्ट पॉइंट मैं ऐसा कहूंगा, दैट इज, लेट अस इरेज इट, इरेज कर लेते हैं ताकि, अब देखिए अब आ गया हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल भी होती है और एसेक्सुअल भी होती है। अब अगर हम एसेक्सुअल की बात करें तो एसेक्सुअल में आपको बहुत सारे टाइप्स की रिप्रोडक्शन मिल जाएगी, बहुत सारे टाइप की। जैसे जैसे रिप्रोडक्शन, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप हम लेक्चर में ना एक एक चीज जो है वो इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो मैं इरेज करते वक्त भी कुछ ऐसी चीजें मेरे माइंड में चल रही हैं। और चलिए नाउ एसेक्सुअल, एसेक्सुअल में हमारे पास कौन कौन सी रिप्रोडक्शन आ जाती है, जैसे कि फ्रैगमेंटेशन। देखिए फ्रैगमेंटेशन आ जाती है, फ्रैगमेंट्स ग्रो इनटू होल इंडिविजुअल। सिंपल सी बात है, इसको ज्यादा, फ्रैगमेंट है, एक फ्रैगमेंट है अलग हो गया, वो एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। देन देयर इज एक्सटर्नल बडिंग, an outgrowth is formed and that outgrowth is known as bud, and that bud grows into whole individual, that is external budding. Then there is internal budding भी होती है, और वो इंटरनल बडिंग क्या है, इंटरनल बडिंग को हम कहेंगे, देखिए इसको मैं इस बोल्ड, दैट इज जेम्यूल फॉर्मेशन, जेम्यूल फॉर्मेशन, जहां पर आर्कियोसाइट्स रहते हैं, माइक्रोपाइल से निकलता है। इसका स्ट्रक्चर हम आगे कहीं करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट्स है तो इनको ये ध्यान रखना है। और फाइनली यहां पर क्या बनती है, और याद रखिए इंटरनल बडिंग जो है ये भी कब होती है, व्हेन देयर इज अनफेवरेबल कंडीशन, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी। और फाइनली जब एक्सट्रीम अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ रिडक्शन बॉडीज, यानी स्पॉन्ज की बॉडी जो है वो डीजनरेट होना शुरू हो जाती है, स्पॉन्ज की बॉडी जो है वो डीजनरेट होना शुरू हो जाएगी, और डीजनरेट होने की वजह से जो उसका बचा पार्ट है वो क्या करेगा, अपनी बॉडी को सर्कुलर शेप दे देगा, रोलिंग कर लेगा अपनी बॉडी की, जो बचा खुचा पार्ट है रोल करेगा से वो कुछ क्या करेगा, एक राउंडेड बॉडी बना लेगा, और राउंडेड बॉडी जो होगी दैट इज कॉल्ड रिडक्शन बॉडी। उसमें कुछ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा, वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स आने वाले समय में जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी एक नया स्पॉन्ज बना देंगे। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो यहां होती हैं। उसके बाद आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वी नो देयर इज फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। और यहां पर अगर देखा जाए ना तो मोस्टली यहां जो फर्टिलाइजेशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, याद रखिएगा फर्टिलाइजेशन जो है इज इंटरनल, वो इंटरनल है। एंड मोस्टली
most sponges are hermaphrodites. They are hermaphrodites. तो ये भी समझने की बात है, बाइसेक्सुअल्स है। और इसमें एक स्पॉन्ज ऐसा होता है जो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक स्पॉन्ज ऐसा है जो बेसिकली यूनिसेक्सुअल है, इट इज डायशियस। और वो कौन सा है? लेट अस राइट डाउन हियर, दैट इज यूस्पोंजिया। यूस्पोंजिया इज यूनिसेक्सुअल। बाकी मोस्टली क्या है, स्पॉन्जेस जो हैं वो कैसे होते हैं? दे आर hermaphrodites। तो ये भी पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है, जैसे कि हमने शुरू में ही कहा था कि देयर इज स्पॉन्जिला। तो स्पॉन्जिला क्या है? एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। बाकी सारी जितनी भी होते हैं, जितने भी स्पॉन्जेस हैं वो मैरीन है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आ जाती है अब डेवलपमेंट, एक और जो हमें समझने की जरूरत है, डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट क्या है, किस तरह से? देखिए, दो तरह की डेवलपमेंट होती है। और यहां पर कौन सी डेवलपमेंट है? यहां पर हमारे पास आती है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। सिंपल सा एक फंडा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह की डेवलपमेंट होती है। डायरेक्ट डेवलपमेंट वो होती है जहां पर एक इंडिविजुअल एग से डायरेक्टली यंग वन बनता है। उसके बीच में, एग और यंग वन के बीच में कोई भी लार्वल स्टेज नहीं होती। दैट इज डायरेक्ट डेवलपमेंट। देयर इज, या हम ऐसा कहें, एक डेफिनेशन कह देते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट इज सच ए डेवलपमेंट इन विच देयर इज नो लार्वल स्टेज। देयर इज नो लार्वल स्टेज। और अगर हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं, देयर इज लार्वल स्टेज। जैसे हम सिल्क वॉर्म है, बॉम्बेक्स मोरी, उसके केस में, इंसेक्ट्स के केस में मोस्टली लार्वल स्टेजेस होती हैं। आप एम्फीबियंस के केस में देखिए, फ्रॉग, टेडपोल लार्वा एंड फाइनली एडल्ट, है ना। एग्स के बाद टेडपोल लार्वा बनता है और अल्टीमेटली उसकी डीग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है और फाइनली वो एक फ्रॉग बनता है ना, टेल गायब हो जाती है। अब इसी तरह से वैसी डेवलपमेंट जो होती है जिसमें लार्वल स्टेज आएगी, वो होगी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इन विच सच ए डेवलपमेंट इन विच देयर इज लार्वल स्टेज। वो कौन सी होगी? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, इसका मतलब यहां लार्वा है। अब लार्वा है तो कौन से लार्वा है? दो लार्वा है। और बहुत बार ये नीट में, एकेडमिक्स में आपके क्वेश्चन आएगा, बहुत बार, बहुत बार। और वो क्या है? देखिए, लेट अस राइट डाउन हियर, वो लार्वे का नाम है, लेट अस राइट डाउन इन ग्रीन कलर विद बोल्ड, इट इज एम्फीब्लास्टुला लार्वा। एम्फीब्लास्टुला लार्वा किसमें होता है? इट इज फाउंड इन साइकॉन और स्काइफा। साइकॉन में पाया जाता है। और दूसरा जो लार्वा है, दैट इज पैरेनकाइमुला लार्वा। पैरेनकाइमुला लार्वा। और ये कहां पाया जाता है? इट इज फाउंड इन ल्यूकोसोलिनिया। ल्यूकोसोलिनिया में पाया जाता है। तो ये दो जो चीजें मैंने यहां लिखी है ना भाई, यार इसको अपने माइंड में ना, जिसको कहते हैं ना, इस वक्त अपने माइंड में ना मिंटॉस खा के बत्ती जला लो और ये 1 मार्क अपना पक्का कर लो, पक्का कर लो। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो ये क्या है हमारा, अगर देखा जाए ना, तो ये बेसिकली हमारा पॉरीफेरेंस के करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको लिखने हैं, सारे करेक्टर्स। तो आई थिंक 14-15 करेक्टर्स हमने किए हैं, उससे ज़्यादा ही किए होंगे, और अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपको ये डायग्राम भी ड्रॉ करनी है फाइलम, उसके करेक्टरिस्टिक्स फीचर जब भी लिखने हैं, जब भी लिखने हैं। अब बात करते हैं इसका फाइनल स्टेज की। अब ये बात कहिएगा कि भाई लंबा हो रहा है, लंबा तो होते हैं। जब मैं क्लास भी लेता हूँ तो मोस्टली मेरे लेक्चर्स लंबे ही होते हैं। और इतना है कि
कोशिश करते हैं अच्छा पढ़ाने की और शायद अच्छा पढ़ा भी रहे हैं, अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं कि तसल्ली है कि हम आज तक पढ़ रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि बुक्स जो है आज तक भी मैं जो भी बुक पढ़ रहा हूँ पिछले 22-23 साल से पढ़ा रहे हैं, तो मुझे हर बार जब बुक पढ़ता हूँ तो मुझे एक नई चीज़ उसमें नज़र आती है, नई चीज़ नज़र आती है। और अभी तक शायद वो बुक जो मैं 96 में जब मैंने 12th की थी तब पढ़ी थी, आज भी वो मुझसे ख़त्म नहीं हुई है। शायद मुझे पढ़ना नहीं आता है या क्या है, पर आज तक वो ख़त्म नहीं हुई। जितनी बार मैं पढ़ता हूँ उतनी बार कुछ नई चीज़ आती है। और फाइनल अब ले लेते हैं जो नीट पार्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारी क्लासेस। ये पेन भी अब कह रहे हैं कि क्लासेस या क्लास लिखते हैं। अब अगर देखा जाए तो यहां पर देयर आर 3 क्लासेस, 3 क्लासेस है, 3 क्लासेस। और वो कौन सी है? कैटेगरी है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। तो क्लास में यहाँ 3 क्लासेस है। कौन कौन सी हैं? चलिए हम वो तीनों क्लासेस की हल्की फुल्की एक जानकारी लेंगे, जिससे कि हमारा मार्क्स पक्के हो जाए। हालांकि एकेडमिक्स के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, एकेडमिक्स के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर पे जेके स्टूडेंट्स के लिए। तो जो जम्मू कश्मीर के हैं, मैं यहाँ का हूँ, तो ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है जेके बोर्ड में। हाँ, सीबीएसई में जो पढ़ते हैं उनके लिए ज़रूरत है, या आईसीएसई में पढ़ते हैं उनके लिए ज़रूरत है। अब देयर इज क्लास कैलकेरिया। द फर्स्ट क्लास इज कैलकेरिया, Calcarea class. Second class is Hexactinellida. Hexactinellida. और थर्ड क्लास इज Devon spongiae. Devon spongiae. तो देखिए 3 क्लासेस आ रही हैं यहाँ पे, 3 क्लासेस आ गई। तो एक तो नाम याद रखने हैं। नाम क्यों याद रखने हैं? कि इसकी एग्जाम्पल्स। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो 1-2 पॉइंट्स में यहां जरूर कहूंगा, जैसे यहां पर ये याद रखना है कि दिस इज मैरीन, ये मैरीन है, ये भी मैरीन है, और ये जो डेमन स्पॉन्जी है ना, ये दोनों है, मैरीन भी है एंड फ्रेश वाटर भी है। जो इसकी एक्सेप्शन है वो इसलिए मैं ये पॉइंट लिख रहा हूं, ऐसी कोई वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि यहां पर हम मुझे लिखना ही लिखना है। दूसरा पॉइंट यहां ये आता है कि ये रेडियली सिमेट्रिकल है, रेडियली सिमेट्रिकल है। अगर हम इनकी बात करें हेक्सएक्टिनेलिडा की, तो यहां पर भी ये क्या है? दीज आर रेडियली सिमेट्रिकल है, रेडियल सिमेट्री है, या रेडियली सिमेट्रिकल ही लिख देते हैं। और जहां तक इसका सवाल आता है डेमन स्पॉन्जिए का, तो ये क्या है? एसिमेट्रिकल। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें थोड़ा सा याद रखना है कि ये कैसे है। अब दूसरी चीज, जो लास्ट एक पॉइंट जो मैं कहूंगा जो इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो है, वो है कैलकेरियस स्पिक्यूल्स। कैलकेरिया क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि द स्पिक्यूल्स, द प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स, द स्केलेटल सिस्टम जिससे बनता है, दैट इज कैलकेरियस, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स है। और यहां पर जब हम बात करते हैं, हेयर इज सिलिकस स्पिक्यूल्स, ये याद रख लो। और तीसरा डेवन स्पॉन्जिए, यहां पर सिलिकस भी हो सकते हैं और स्पॉन्जिन फाइबर्स भी हो सकते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपने याद करने हैं। और फाइनल चीज आ गई हमारी एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स, कैलकेरिया में साइकॉन और ल्यूकोसोलिनिया, ये याद रख लीजिए। अगर ये याद रख लेंगे तो समझ लीजिए हो गया काम, ये चीज क्लियर हो गई। और इसमें लार्वल स्टेजेस आती हैं। यहां पर आपके आगे अगर देखा जाए तो यहां पर आपके आता है वेरी इंपॉर्टेंट यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला, वेरी इंपॉर्टेंट यूप्लेक्टेला।
जिसको हम क्या कहते हैं, द अनदर नेम इज वीनस फ्लावर बास्केट। और दूसरी इसकी एग्जांपल आ जाती है हाइलोनिमा। बहुत इंपॉर्टेंट है हाइलोनिमा। क्यों? हाइलोनिमा को कहा जाता है द ग्लास रोप स्पॉन्ज। यूप्लेक्टेला क्यों इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि यूप्लेक्टेला जो है ना, it's basically a symbol of strong marriage in a country called Japan। वहाँ पर ये एक बहुत ही कॉस्टली गिफ्ट होता है जो मैरिड, एक न्यूली मैरिड कपल को दिया जाता है। और वहाँ इसका मतलब है द वीनस फ्लावर बास्केट क्यों दी जाती है, इट इज द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सिंबल, यूनियन टिल डेथ। एक हस्बैंड वाइफ है तो यूनियन टिल डेथ। सो क्यों है वो भी कहानी है, तो वहां हमें जाने की जरूरत नहीं है, पर ये याद रखना है यूप्लेक्टेला। सो वीनस फ्लावर बास्केट एंड हाइलोनिमा द ग्लास रोप स्पॉन्ज। हालांकि इसके स्ट्रक्चर्स भी हैं पर उसमें हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। और फाइनल हमारे पास आ जाते हैं डेमन स्पॉन्जिए, जहां पर हमारी एक एग्जांपल आती है which is यू स्पॉन्जिया। ये इसका कॉमन यूज जो है बड़ी जगह होता है, पर इसका कॉमन नाम लिखते हैं हम बाथ स्पॉन्ज। हालांकि ये बड़ी जगह यूज होता है, बड़ी जगह यूज होता है। अगर आप देखें तो जो साउंड प्रूफ रूम्स होते हैं क्लीनिंग के लिए, है ना, इन मेकिंग फर्नीचर और इन द बाथरूम बाथ स्पॉन्ज के रूप में इसका बड़ी जगह यूज होता है ना। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है बाथ स्पॉन्ज का, यूज स्पॉन्जिया का, तो काफ़ी अच्छा है। तो ये भी एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। और फाइनल आपके पास आ जाती है यूप्लेक्टेला के बाद एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, जो आपने यहाँ याद रखनी है, दैट इज स्पॉन्जिला। तो आई होप ये जो एग्जांपल्स हैं मैं इनको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। Sycon and Leucosolenia in Calcarea, Euplectella and Hyloneuma in Hexaactinida, and Euspongia and Spongilla। इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाथ स्पॉन्ज है और एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, एक्सेप्शन है पॉलीफेरा की। तो आई होप लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आपका एक ही लेक्चर में सारी चीज़ें कवर हो गई, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर से कोई क्वेश्चन जो है नीट पे या कैडमिक्स में आएगा। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। लेक्चर को देखिए, इसके नोट्स जो हैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएंगे, और मेरा ये जो चैनल है बायोलॉजी सॉल्यूशन विद प्रकाश, डू लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। और इसके साथ साथ मैं ये तो नहीं कहूँगा सब्सक्राइब, अगर आपको अच्छा लगता है डू सब्सक्राइब, क्योंकि किसी भी अच्छी चीज़ को प्रमोट करना या उसको एनकरेज करने से शायद मैं और भी अच्छा डिलीवर कर सकूँ, है ना। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये गिव एंड टेक एक रिलेशनशिप बन जाता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।